क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज हम लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत आया था और 1856 तक भारत में रहा। तो स्टूडेंट्स, उस समय भारत की स्थिति कैसी थी और उस समय का सिनेरियो कैसा था, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके समक्ष इतिहास सिलेबस पर आधारित यह 20वां वीडियो है और इस वीडियो का संबंध चैप्टर नंबर 2 से है और आज मूल रूप से आपको पेज नंबर 23 पे फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने किन किन नीतियों के माध्यम से कौन कौन से नए पॉलिसी लाए और जिसके आधार पर भारत के विभिन्न राज्य रजवाड़ों को ब्रिटिश शासन के अधीन लाने का प्रयास किया। तो इसी पे आज हमारा फोकस होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता रहता हूं कि आप पहले पाठ्यपुस्तक को जरूर पढ़ें, या फिर यदि आप पाठ्यपुस्तक को नहीं भी पढ़े हैं तो वीडियो को देखते समय आप पाठ्यपुस्तक को सामने रखें और उसे भी साथ ही साथ देखें। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 23 पे आपको फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप स्क्रीन पे देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। तो स्टूडेंट्स, ये विलय की नीति या राज्य हड़प की नीति क्या है, इसको हमें समझना है। और अंग्रेजी में स्टूडेंट्स इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में बहुत प्राचीन काल से एक परंपरा रही है एडॉप्शन कस्टम की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गोद प्रथा। गोद प्रथा का मतलब सीधे सीधे ये है स्टूडेंट्स कि जिस किसी का अपना खुद का बच्चा नहीं है तो वो चाहे तो गोद ले सकता है अपने परिवार के किसी बच्चे को या अपनी पत्नी के परिवार के किसी बच्चे को। ठीक है, तो यदि खुद का बच्चा है तो उसको तो हम लोग जैविक वारिस बोलते हैं, बायोलॉजिकल हेयर बोलते हैं। लेकिन यदि खुद का बच्चा नहीं है और बच्चा हम लोग दूसरे के बच्चे को अपना बनाते हैं तो वैसे बच्चे को एडॉप्ट चाइल्ड बोला जाता है, उसको कहते हैं गोद प्रथा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए स्क्रीन पे, जैविक वारिस के अभाव में भारत में बच्चा गोद लेने की प्रथा परंपरागत रूप से प्रचलन में सदैव रहा है, आज भी है। लेकिन पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए सामाजिक नियमों के साथ छेड़छाड़ किया। तो क्या छेड़छाड़ किया, बताता हूं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे फोकस कीजिए, देखिए यह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के आने के पहले से ही वो था प्रचलन में, लेकिन उतना वो विशेष रूप से यूज नहीं होता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी आने के बाद जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है एकदम से जैसे प्रभावी हो गया और ऐसा लग रहा था कि एक राजा के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत का उपयोग करते हुए दूसरे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इन केस ए रूलर ऑफ डिपेंडेंट स्टेट, डिपेंडेंट स्टेट का मतलब मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, डाइड चाइल्डलेस। डाइड चाइल्डलेस का मतलब कि मर जाता है कोई राजा, कोई रूलर, चाइल्डलेस यानी पुत्र विहीन, मतलब उनका कोई संतान नहीं है। द राइट ऑफ रूलिंग ओवर द स्टेट रिवर्टेड और लैप्स टू द सॉवरेन। मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि यदि कोई डिपेंडेंट स्टेट का राजा बिना किसी बच्चे के, बिना किसी वारिस के उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस राजा का जो राज्य है उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत आता है
तो भारत आने के पहले भारत का जो सिनेरियो है वो क्या है वो आपको समझना जरूरी है। भारत की उस वक्त तक की स्थिति क्या थी वो आपको बता देता हूं मैं। आपको पहले तो ये जान लेना है कि सब्सिडियरी अलायंस जो है, सहायक संधि है, वो लागू हो चुकी थी। वो तो 18वीं शताब्दी के अंत में ही लागू हो गई थी, है ना स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग कहते हैं लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली तो स्टूडेंट्स, वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला जो पहला राजा था वो हैदराबाद का निजाम था, जिसने कि 1798 में सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर लिया था। स्टूडेंट्स, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि उसी काल में 1802 में जो पेशवा थे, मराठा पेशवा, उन्होंने भी सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर लिया। 1804 में भोसले ने भी स्वीकार कर लिया। 1803 में सिंधिया ने स्वीकार कर लिया था। 1801 में अवध का जो नवाब है, लखनऊ का नवाब, उसने भी। और स्टूडेंट्स, आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि मैसूर, जिसने कि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा, उसके साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए और अंततोगत्वा 1799 में टीपू सुल्तान की हार हुई और वहां तो सहायक संधि थोप दी गई। तो स्टूडेंट्स, कुछ पुरानी बातों को आपको याद करना होगा कि 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है ना। तो ये सब अवधि बीत चुका है। अब अंग्रेजों का राज भारत के कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्रों तक पहुंच चुका है और वैसे समय में लॉर्ड डलहौजी भारत आता है। तो स्टूडेंट्स, जब लॉर्ड डलहौजी भारत आता है तो वह कुछ अपनी नई नई नीतियों को लेकर आता है। सबसे पहले तो हम लोग जैसे मानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे तेज गति से काम किया और न सिर्फ हड़प नीति के माध्यम से उसने कई युद्धों को भी संचालित किया और युद्ध में भी अंग्रेजों को सफलता दिलाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने सिर्फ हड़प नीति ही नहीं चलाई, लॉर्ड डलहौजी ने कई युद्धों का भी संचालन किया। आपको ये पता होना चाहिए कि सन 1848-1849 में जो एंग्लो सिख वार हुआ था, एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, तो उसका संचालन अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था और उसमें सफलता दिलाई थी और इसी से जो है पंजाब अंग्रेजी राज में मिल पाया था। स्टूडेंट्स, 1850 में उसने लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को भी अपने बस में किया था। सिक्किम नाम सुने होंगे आप, भारत का एक राज्य है आज सिक्किम। और उसी तरह से 1852 में डलहौजी ने लोअर बर्मा को भी जीत लिया था। बर्मा यानी हमारा पड़ोसी देश जो म्यांमार है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बड़े क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत जो है कायम हो चुकी थी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे डलहौजी काल में राज्यों की कैटेगरी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि डलहौजी के कार्य में भारत में जो कैटेगरी है राज्यों की वो इस प्रकार से थी। पहली कैटेगरी ऐसी थी जिसमें कि अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्र राज्य थे, अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्र। तो अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्र वाले जो राज्य थे वहां पे स्टूडेंट्स गोद निषेध वाला जो कानून है वो लागू नहीं था और वहां पे यदि कोई दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था तो बना सकता था, अंग्रेज वहां कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स राज्यों की सहायक संधि की शर्त जो मान चुके हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी आप 1848 में हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि सब्सिडियरी अलायंस जो कि लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था, तो सहायक संधि को जिन लोगों ने मान लिया था, तो किसने मान लिया था स्टूडेंट्स? आपको मालूम है कि हैदराबाद के निजाम ने मान लिया था, मुगलों ने मान लिया था, मराठाओं ने मान लिया था, मैसूर को भी मानना पड़ा था,
तो जिन राजाओं ने सहायक संधि को मान लिया था उसकी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी थी। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा कि दूसरी कैटेगरी में यदि वंश चलाने वाला कोई वारिस ना हो तो गोद तो ले सकता था, है ना, गोद, कोई बच्चे को गोद तो लिया जा सकता था, लेकिन इसके लिए उसको परमिशन लेना था, अनुमति लेनी थी लॉर्ड डलहौजी से। और स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को परमिशन देने का मूड होता तो देता और नहीं देने का होता तो नहीं देता, और यही हुआ भी स्टूडेंट्स। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी थी स्टूडेंट्स सीधे ब्रिटिश द्वारा निर्मित राज्य। सीधे ब्रिटिश द्वारा निर्मित राज्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी कारण से यदि अंग्रेजों ने कोई राज्य निकाला हो, जैसे मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाया भी हूं कि एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, जिसको हम लोग सतारा राज्य के नाम से जानते हैं, तो सतारा राज्य के जो राज्य बनाया अंग्रेजों ने बनाया। सतारा राज्य को राज्य बनाने का काम अंग्रेजों ने किया, उसको मराठाओं से अलग किया था। तो वहां भले ही कोई राजा राज करते थे, लेकिन वहां पे जो सुप्रीमेसी थी वो अंग्रेजों की थी। तो यदि वैसे राज्य में यदि कोई दत्तक पुत्र को लेना चाहे तो वो उसको लेने की मनाही थी। ठीक है, तो यही कारण है स्टूडेंट्स कि आपको पता होगा कि 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत आता है तो सबसे पहले वो सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाता है। तो स्टूडेंट्स साधारणतः लोग यही समझते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने किया क्या था कि जो कोई भी राजा का कोई वंशज नहीं होता था तो उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। राज्यों की 3 कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी को अंग्रेजों ने बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा हुआ था, वहां पे किसी प्रकार का अंग्रेजों का कोई नियंत्रण नहीं था, कोई दत्तक पुत्र को रखे नहीं रखे इससे अंग्रेजों का कोई संबंध नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी कैटेगरी जहां पे कि सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि को मान लिए थे जो राजे महाराजे, तो वहां पे ये नियम लागू था कि उन लोगों को भी दत्तक पुत्र रखने की कोई मनाही तो नहीं थी, लेकिन इसके लिए परमिशन लेना जरूरी था। किससे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। और उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और स्टूडेंट्स जो तीसरी कैटेगरी है वो सीधे ब्रिटिश द्वारा निर्मित राज्य था, है ना, सीधे ब्रिटिश द्वारा निर्मित राज्य जैसे कि सतारा वगैरह था, तो वहां पे बिल्कुल गोद निषेध का कानून लागू कर दिया गया कि वहां पे कोई बच्चा को गोद ले ही नहीं सकता है। अब आप ध्यान से समझ गए होंगे स्टूडेंट कि ये 3 कैटेगरी का क्या मतलब है और इन तीनों कैटेगरी पे डलहौजी की जो नीतियां थी वो किस प्रकार से लागू हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए कैटेगरी 1, प्रथम सूची के राज्य जो अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्र थे वे गोद निषेध से पूर्णतः अलग और स्वतंत्र थे। समझ गए स्टूडेंट्स कि जो अंग्रेजों से आजाद था, पूरी तरह आजाद था, जिसके टैक्स से भी अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था, वहां गोद निषेध का कोई कानून लागू नहीं था। वहां के राजा जो चाहे करे उससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था। वो कैटेगरी 1 था। अब आइए कैटेगरी 2 में, सहायक संधि मान चुके देशी रियासत वंश चलाने के लिए गोद ले सकते थे, लेकिन इसके लिए कंपनी की अनुमति जरूरी थी। कौन कंपनी जी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब आइए कैटेगरी 3 में, जिन राज्यों को अंग्रेजों ने खुद निर्मित किया था वहां पूरी तरह से गोद निषेध लागू किया गया, जैसे कि सतारा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स आपके समक्ष देखिए लॉर्ड डलहौजी की ये तस्वीर है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1848 से 1856, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से शुरू होता है और 1856 में जाकर समाप्त होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जहां तक मुझे आशा है कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति को समझ गए होंगे। आप एडॉप्शन जो पॉलिसी है उसको भी आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस प्रकार से किसी बच्चे को गोद लेते हैं और गोद लेने की हमारे देश में क्या परंपरा रही है, उससे भी आपको मैंने परिचित करा दिया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट इसी से संबंधित, लॉर्ड डलहौजी से ही संबंधित एक और वीडियो जिसका सीरियल 21 होगा, वीडियो सीरियल 21 होगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसमें मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के आधार पर कई राज्य जैसे कि झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, है ना, इनको अपने अधिकार क्षेत्र में लाया गया। तो यहाँ के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, और आप अपने सिलेबस से भी जुड़ने का प्रयास करिए, वीडियो को भी देखिए, साथ में टेक्स्ट बुक को भी आप पढ़िए, आपकी बेहतर समझ विकसित होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।